नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा, देश के युवाओं के लिए नए अवसरों का समय। एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और 75 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। बीजेपी ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली सूची। कांग्रेस ने भी 17 उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हवाई हादसा। वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट की मौत। कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश। अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा मुगल गार्डन। आम जनता के लिए नई पहचान के साथ 31 जनवरी से खुलेगा उद्यान। गार्डन में ऑनलाइन बुकिंग से एंट्री। और इतिहास रचने से एक कदम दूर टीम इंडिया। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से कल। विश्व कप हॉकी में बेल्जियम और जर्मनी की टीमें होंगी आमने सामने। एनसीसी इस वर्ष अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डे कवर और 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश के युवा उत्साह और जोश से भरे हुए हों, उस देश की प्राथमिकता सदैव युवा ही होंगे। आज का भारत भी अपने सभी युवा साथियों को वो मंच देने का प्रयास कर रहा है जो आपके सपने को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए ये नए अवसरों का समय है। हर कोई भारत की बात कर रहा है, कह रहा है भारत का समय आ गया है। इसका श्रेय भारत के युवाओं को दिया जा सकता है। भारत में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स खोले जा रहे हैं। भारत की डिजिटल क्रांति हो, भारत की स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन क्रांति हो, इन सब का सबसे बड़ा लाभ युवाओं को ही तो हो रहा है। आज भारत जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है। एक समय था जब हम असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाते थे। आज सेना की जरूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं जो हम भारत में बना रहे हैं। आज हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर उपेक्षित और वंचित तबके को सशक्त करने का प्रयास किया और वो वंचितों को वरीयता मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री भीलवाड़ा जिले के मालासेरी में लोक देवता भगवान श्री देवनारायण के अवतार महोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित है, वंचित रहा है।
हम वंचितों को वरीयता मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान श्री देवनारायण के मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञ में आहुति दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध से निपटने में सहायक होंगे और जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग कर अपराधियों की सजा दिलाई जा सकेगी। बीवी भूमरांडी कॉलेज के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश के द्वारा की गई प्रगति और कई क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा रखी गई मजबूत नींव का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और ये सुनिश्चित करने को कहा कि जब देश 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए तो भारत हर एक क्षेत्र में अव्वल हो। कर्नाटक के हुबली अमित शाह ने युवाओं से अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रगति के लिए संकल्प लेने और आजादी के इस 75वें वर्ष में किसी न किसी क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का भी आह्वान किया। उन्होंने परिसर में एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। और 75 साल तक, आजादी से 75 साल की इस यात्रा में भारत ने समग्र विश्व के अंदर हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि हमारा स्थान मजबूत कर कर पूरी दुनिया को भारत की क्षमता का परिचय हमने कराया है। इसी वर्ष में मैं जब यहां आया हूं तब मैं सबसे पहले वो 5 गुरुजनों को हृदय से प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिनके विजन के कारण, जिनकी संवेदना के कारण केएलई सोसाइटी की स्थापना हुई है और आज लगभग 106-107 साल तक लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में विद्या का दीप जलाने का काम इस सोसाइटी ने किया है। त्रिपुरा विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक को धनपुर सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को टाउन बोर्दोवाली से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी नेता अनिल बलूनी और संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में वामपंथ के गढ़ माने जाने वाले त्रिपुरा में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। 8 नंबर विधानसभा टाउन बोरडोली, जहां से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। 2 नंबर विधानसभा मोहनपुर रतन लाल नाथ। 3 नंबर विधानसभा बामुटिया श्री कृष्णधन दास।
4 नंबर विधानसभा बरजला डॉक्टर दिलीप कुमार दास, 5 नंबर विधानसभा खैरपुर श्री रतन चक्रवर्ती, 7 नंबर विधानसभा रामनगर श्री सुरजित दत्त, 9 नंबर विधानसभा बनमालीपुर श्री राजीव भट्टाचार्य। कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक मोहनपुर से प्रशांत सेन चौधरी, बरजाला से सिस्ता मोहन दास, अगरतला से सुदीप रॉय बर्मन, टाउन बारदोवली से आशीष कुमार साहा और कमलपुर से रूबी गोपी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, महासचिव मुकुल वासनिक और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम इस सूची में नहीं है। हाल ही में अस्वस्थ होने के कारण वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थीं। वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई MKI और मिराज 2000 आज एक नियमित प्रशिक्षण अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई जबकि 2 पायलट घायल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुखोई 30 MKI विमान के दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए, जबकि मिराज 2000 के पायलट की मौत हो गई। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल दोनों विमानों का मलबा जिले के पहाड़गढ़ इलाके में गिरा। मलबे का कुछ हिस्सा राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में गिरा, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, जो भारतीय वायुसेना का एक अड्डा है। ब्लॉक के मानपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 एयरफोर्स विमानों की डेब्री देखी गई है। तत्काल टीम को यहाँ पे मोबिलाइज करा था, एम्बुलेंस और फायर टेंडर की व्यवस्था करके SDM SDOP भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई एयरफोर्स के माध्यम से, उसमें 2 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं, एक सुखोई है और एक मिराज है। 3 पायलट थे, 2 पायलट सेफ्टी चेक कर गए थे। वो लोग इंजर्ड पाए गए थे लेकिन सेफ थे, उनको एयरलिफ्ट कराया जा चुका है। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब मुगल गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अमृत उद्यान का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नविका गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के बीच मुगल गार्डन का नाम बदला गया। On the occasion of the celebrations of 75 years of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the President of India is pleased to give a common name to the Rashtrapati Bhavan Gardens as the Amrit Udyan. मुगल गार्डन से अमृत उद्यान हुए इस मशहूर गार्डन को देखने के लिए ऑनलाइन टिकट लेकर ही आप जा सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ऑफलाइन टिकट उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक आम जनता के लिए 31 जनवरी से 26 मार्च तक अमृत उद्यान आम जनता के लिए खुला रहेगा। Floral elements in the form of around 85 numbers of species of flower annuals. We have 120 numbers of celebrated species of roses here. We have 33 species of herbal gardens. And then we have a bonsai garden here this time. So likewise, we have different elements that will be available for the public for the wing when the gardens will be opening. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में राजस्थान मसाला संघ इंटरनेशनल बिजनेस मीट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान को मसाला उत्पादन की धरती बताते हुए कहा कि देश के 25% से ज्यादा मसाले के उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकिंग में राजस्थान का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और मसाला उद्योग भी कृषि पर निर्भर है, इसलिए 2 दिन के सम्मेलन का फोकस किसान यानी कि मसालों के उत्पादक पर रहना चाहिए।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए गांव के आसपास ही उद्योग लगाकर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा और इस काम में राजस्थान मसाला संघ की बड़ी भूमिका होगी। मेरी चिंता है कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। उस पलायन को रोकना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, वहां रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। गांव के आसपास रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुझे लगता है कि ये राजस्थान स्पाइस एसोसिएशन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं हो सकता। और दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश देख रहे हैं कि देश किस तरीके से हमारा आगे बढ़ रहा है। और उनका भी बार बार ये सपना रहता है कि हमें अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमारे गांव के अंतिम छोर पर बैठे किसान की जिंदगी को समृद्ध खुशहाल करना होगा, तब हम विकसित राष्ट्र के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह रविवार को आयोजित किया जाएगा। विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 के सहभागिता समूह स्टार्टअप 20 की एक बैठक में कहा कि वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सलाहकारों, निवेशकों और उद्यमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे के मराठी अनुवाद का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला को मार्च को होने वाली आगामी G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आइजोल की 2 दिवसीय यात्रा पर वो हैं। श्रृंगला ने बैठक में जुड़ी तैयारियों की निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित और कोर टीम, इसके साथ ही विभिन्न उप समितियों के सदस्यों के साथ बैठक की। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने समुद्री डीजल इंजन बनाने के लिए जर्मनी की रोल्स रॉयल्स सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने सांसदों से कहा कि अमेरिका को रूसी सैन्य उपकरणों के विकल्प खोजने में भारत की मदद करने की जरूरत है। नुलैंड ने यह टिप्पणी विदेश कार्यालय से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए भारत यात्रा से पहले की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्वी यरूशलेम में एक यहूदी उपासना स्थल के निकट हुए आतंकवादी हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात की और इस घटना की कड़ी निंदा की। इस घटना में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने 7 लोगों की हत्या कर दी। म्यांमार की सैन्य सरकार ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण को लेकर एक नया कानून बनाया है। इस कानून की वजह से साल के अंत में होने वाले आम चुनाव में विपक्षी समूहों के लिए सेना समर्थित उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में लगातार जारी मूसलाधार बारिश और उससे उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लापता हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य ने संसद में लाला लाजपत राय को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में रोड शो किया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा और इसके समापन समारोह के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण के दौरान 2019 में
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। आज पदयात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई महिलाएं शामिल हुईं। बीजेपी की दिल्ली इकाई की कार्यकारी समिति की बैठक के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल नीत सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा गया और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और केंद्र नीत अन्य परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट प्रावधान के संबंध में व्यय को लेकर कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में 400 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक की संख्या 500 हो गई है। चेन्नई में G20 शिक्षा कार्यसमूह की 1 और 2 फरवरी को होने वाली बैठक में विशेष रूप से हाइब्रिड शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को हर स्तर पर अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना शामिल है। और आइए अब मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा में आज भी कड़ाके की ठंड जारी रही। दोनों राज्यों में कई जगहों पर तापमान सामान्य से कुछ डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में बठिंडा राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल टनल हाईवे पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक पर असर पड़ा है। भारी बर्फबारी के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हिमपात के बाद घाटी में जगह जगह हिमस्खलन की खबरें हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से सुर्खियां। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ अपनी महत्वपूर्ण वार्ता से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसके बजटीय अनुमानों में 2000 अरब रुपए का उल्लंघन पाया है। आईएमएफ के शुरुआती आकलन के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के बजटीय अनुमानों में 2000 अरब रुपए के अधिक का उल्लंघन पाया गया, जिसके चलते इस देश का बजट घाटा और बढ़ सकता है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी विस्तारित कोष सुविधा के तहत 9वीं समीक्षा के लिए मंगलवार से बातचीत शुरू करने वाले हैं। और खेल की खबर, ओडिशा में हॉकी विश्व कप में कल जर्मनी का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम को अगर पुरुष हॉकी विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने वाली केवल चौथी टीम बनना है, तो उसे रविवार को होने वाले फाइनल में जर्मनी के वापसी करने के जज्बे से सावधान रहना होगा। अभी तक पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ही विश्व कप में लगातार 2 खिताब जीत पाए हैं। विश्व हॉकी में पिछले 1 दशक में अपनी जीवंत उपस्थिति दर्ज करने वाला बेल्जियम इस सूची में खुद को शामिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वहीं बेल्जियम के 11 खिलाड़ी 30 वर्ष से अधिक और 3 खिलाड़ी 35 साल से अधिक उम्र के हैं, जबकि इस टीम ने 4 साल पहले विश्व कप और पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला कल इंग्लैंड से होगा। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं और इस लिहाज से फाइनल मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। और आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स पीएम रैली 2023 की रंगारंग तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक ही रहेंगे। हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक ही रहेंगे। हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक ही रहेंगे। हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम एक ही रहेंगे। धर्म यहाँ है अलग अलग, भाषाएं भांति भांति की। धर्म यहाँ है अलग अलग, भाषाएं भांति भांति की।
अशोक चक्र दिखाए मार्ग निरंतर बढ़ने का, बढ़ने का, बढ़ने